अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और साथ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बच्चे हमने कहा था कि हमारे पास 4 टाइप के सब शेल होते हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। अब अगर इन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल की बात करें तो एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। पी की बात करें तो बच्चे पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। डी की बात करें तो बच्चे डी के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इस तरह एफ सब शेल की बात करें तो एफ सब शेल के अंदर बच्चे कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल। और आज हम 1 बाय 1 इन ऑर्बिटल की शेप्स की बात करेंगे और उनके एनर्जी लेवल की बात करेंगे। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो जो एस ऑर्बिटल होता है इसकी बच्चे जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सर्कल के से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन एस ऑर्बिटल हैज़ स्फेरिकल शेप एंड इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इस एस ऑर्बिटल का जो साइज़ है साइज़ वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब हमने कहा था बच्चे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसे हम एन से डिनोट करते हैं और वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? शेल के बारे में। मीन अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट शेल कौन सा है? के शेल। एन की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड शेल मीन एल शेल। एन की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास थर्ड शेल मीन एम शेल आएगा। तो मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, शेल नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इस वजह से उस एस ऑर्बिटल का जो साइज़ होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। कैसे? मतलब अगर मैं बात करूँ 3s की, 2s, तो अब 3s मीन कि s ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द शेल नंबर 3, 2s मीन s ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द शेल नंबर 2। मीन यहाँ पर जो 2 और 3 है ये शेल नंबर को इंडिकेट कर रहा है और साथ s मीन s ऑर्बिटल। तो अब हमने कहा कि जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो s ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होगा कि मीन जो 3s है इसका जो साइज होगा वो 2s से ग्रेटर होगा। मीन जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इनका साइज भी इंक्रीज होता रहेगा। इस तरह जो 2s ऑर्बिटल है उसका साइज 1s की निस्बत क्या होगा बच्चे? ज़्यादा होगा। और उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी 1s की निस्बत ज़्यादा होगा। और फिर अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूँ तो आपको बच्चे बताया था कि जब भी न्यूक्लियस से अवे मूव करते जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। मीन 1s की एनर्जी कम होगी और 2s की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस तरह मैं 3s की बात करूँ तो 3s का साइज़ और 3s की एनर्जी और न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस वो 1 और 2 दोनों की निस्बत क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस तरह मैं 4s की बात करूँ, जो शेल नंबर 4 में s ऑर्बिटल है तो बच्चे सेम ईयर उसकी एनर्जी, उसका साइज़ और उसका डिस्टेंस वो बाकी जो 3s, 2s, 1s उनकी निस्बत क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब बच्चे हम नोडल प्लेन को किसे बोलते हैं? नोडल प्लेन और नोडल सरफेस के द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0 बिटवीन 2 ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की बच्चे जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांस होता है वो क्या होता है? 0 होता है और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। अब अगर हम देखें बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें ये 1s है, आपको साइज़ नज़र आ रहा है बच्चे, इसका छोटा साइज़ है। 2s देखें साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। 3s इसका साइज़ क्या हो गया? और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गया, इसका एनर्जी भी इंक्रीज़ हो गई है। अब आपको ये नोड्स नज़र आ रहे हैं बच्चे, देखें ये वाइट कलर के जो अंदर रीजन इसका है, ये नोड बच्चे वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की जो प्रोबेबिलिटी और जो चांस है बिल्कुल क्या होता है? 0। इसे हम नोडल प्लेन और नोडल सरफेस बोलते हैं। अब बच्चे ये जो डायग्राम है देखिए, इसमें हमने कहा कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है, इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। सिमेट्रिकल ऑर्बिटल का बच्चे मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर डायरेक्शन से क्या है बच्चे? वो सेम होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखें अगर हम न्यूक्लियस से चाहे इधर जाएं, जिस मर्जी डायरेक्शन में जाएं, तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। दैट्स वाई हम एस ऑर्बिटल को क्या बच्चे बोलते हैं? इसको हम स्फेरिकल और सिमेट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बच्चे हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो हमने कहा था जो पी सब शेल होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चे? पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। मतलब वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं और जी एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। जो पी सब शेल के 3 स्पेस ओरिएंटेशन होती हैं, 3 स्पेस ओरिएंटेशन होती हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। और उन 3
स्पेस ओरिएंटेशन को हम नाम क्या रहते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। बच्चे इनकी शेप की बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो डंबल की तरह होती है, देखें ऐसे करके। ये हमारे पास कौन सा शेप है, ये डंबल शेप है। तो इसको पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जी हो, उनको हम डंबल शेप से बच्चे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को फाइंड करने में भी यूज़ होते हैं। अब बच्चे फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है उसका जो मर्जी एनर्जी लेवल हो, कैसे देखें, अगर मैं बात करूं 3p की, मतलब 3px की, 4px की, 5px की, मीन देखें 3px मीन कि हमारे पास जो शेल नंबर 3 है उसके अंदर px ऑर्बिटल, 4px मीन शेल नंबर 4 के अंदर px ऑर्बिटल, एंड 5px मीन शेल नंबर 5 के अंदर px ऑर्बिटल। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें 3px बच्चे जो है उसकी निस्बत जो 4px होगा वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस तरह मैं 5px की बात करूँ तो ये 5px जो है वो उन दोनों की निस्बत न्यूक्लियस से क्या है, अवे, और उसकी एनर्जी हिसाब से ज़्यादा है। तो बच्चे चाहे एनर्जी जैसे भी हो, एनर्जी चाहे डिफरेंट हो, लेकिन शेप सब की क्या रहती है, वो सेम रहती है। एनर्जी डिफरेंट होगी, इन थ्री पी में से 4p और 5 में से जो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो 5p की होगी। लेकिन बच्चे मैं अगर शेप की बात करूँगा तो शेप 3px, 4px, 5px शेप सब की क्या होगी, सेम होगी, और वो शेप क्या होगी बच्चे, वो डंबल शेप होगी। लेकिन साइज़ की बात करूँगा, मैंने शेप की बात, मैंने पहले बात की शेप की, शेप सेम होगी। हाँ, साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ क्या होता रहेगा, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो साइज़ इंक्रीज होगा, लेकिन शेप रिमेन सेम। और शेप वो कौन सी रहेगी बच्चे, वो डंबल ही रहेगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो p ऑर्बिटल हैं इनकी शेप सेम रहेगी, इनका जो मर्जी एनर्जी लेवल हो, चाहे वो शेल नंबर 2 के हों, 3 के हों, 4 के हों, 5 के हों, उनकी शेप सेम रहेगी। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज़ करने से जो उनका साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब बच्चे देखें, ये हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जी, ठीक है, इनको हमने डम्बल दोनों लोब से हमने क्या किया हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ, और तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब बच्चे आप आ जाते हैं डी सब शेल के ऊपर। तो हमें पता है बच्चे कि जो डी सब शेल होता है उसके टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 5। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, किस चीज़ का आइडिया देता है, ऑर्बिटल्स का आइडिया देता है। तो मीन फिर जो डी सब शेल होगा उसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे बच्चे, वो 5 होंगे, मतलब उसकी 5 स्पेस ओरिएंटेशन होंगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। और वो कौन कौन सी होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। अब अगर इनकी बच्चे शेप्स की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 होते हैं, अगर मैं यहाँ डायग्राम से पूछता हूँ, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स वाई, इन तीनों को अगर हम देखें तो इन तीनों के बच्चे जो लोब हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस। जो फर्स्ट 3 हैं इनके जो लोब हैं वो एक्सिस के दरमियान में है। ये देखिए, ये वाला बच्चे लोब दोनों एक्सिस क्या है, दरमियान में, ये वाला भी क्या है, एक्सिस के दरमियान में लोब है। और बच्चे ये देखें, ये सारे जो लोब हैं इसके चारों, ये एक्सिस के दरमियान में है। लेकिन अगर हम लास्ट 2 की बात करें, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, तो बच्चे ये जो हमारे पास जो 2 लोब होते हैं, ये जो 2 ऑर्बिटल होते हैं, इनके जो लोब होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, मतलब ये उन एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट 3 की बात करें तो बच्चे वो बिटवीन एक्सिस होते हैं, और जो लास्ट 2 हैं, ये वाले 2 लास्ट 2, देयर लोब्स लाई ऑन द एक्सिस। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई भी ऑर्बिटल पूछ सकते हैं, डी का पूछ सकते हैं कि इसके जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बिटवीन मौजूद हैं या एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं, ऑन द एक्सिस मौजूद हैं। इसके लिए अगर आपको बच्चे आपने एम की जो एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, उनकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। जो हमारे पास डी वाई जेड होती है इसके लिए वैल्यू -1 होती है। डी एक्स जेड की बात करें तो बच्चे उसके लिए +1 होती है। डी एक्स वाई की बात करें तो -2 होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर की बात करें तो बच्चे +2 होती है। और डी जी स्क्वायर की बात करें तो 0 होती है। देखिए टोटल एम की वैल्यू कितनी है, 5। तो इस वजह से डी सब शेल के टोटल ऑर्बिटल भी कितने होते हैं, वो भी 5 होते हैं। और बच्चे लास्ट पे हमने कहा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर देंगे, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे, तो फिर इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, दीज ऑर्बिटल आर आल्सो कॉल्ड द डीजेनरेट ऑर्बिटल, मीन उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। इस तरह अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो बच्चे एफ सब शेल की पहले बात करते हैं। तो एफ सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 7। तो इस वजह से एफ सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितने होते हैं बच्चे, वो भी 7 होते हैं। और अगर यहाँ पे बच्चे वो ये कि इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उनकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी,
वो भी सेम होगी, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। और उनकी बच्चे जो शेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप बेशक इनके ये वाली जो चीज़ है बेशक अगर आप ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो एफ सब शेल है उसके अंदर टोटल F7 एफ ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं फिलिंग शेल्स एंड ऑर्बिटल कि हमने शेल और ऑर्बिटल को फिल कैसे करना है। बच्चे हमें पता है कि किसी भी एटम की सबसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो होगी कि जिसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन उनकी मतलब कि जो वो लोअर एनर्जी लेवल में मौजूद हो। मीन उसकी एटम की जो एनर्जी होगी वो जितनी कम से कम होगी तो हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उतनी स्टेबल है। अब हमने उन सब शेल को फिल बच्चे कैसे करना है, तो उनको फिल करना वो किस पर डिपेंड करता है बच्चे, ऑन देयर रिलेटिव एनर्जी, कि उनका ऑर्डर क्या है, पहले किसको फिल करना है, एस को फिल करना है, पी को, डी को, एफ को, किसको पहले फिल करना है, किसको बाद में फिल करना है। तो बच्चे ये किस पर डिपेंड करता है, ऑन देयर रिलेटिव एनर्जी। आपने याद रखना सबसे पहले वो सब शेल फिल करेंगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, फिर उसके बाद वो फिल करेंगे जिसका लेवल पहले से ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो मीन हम मूव करते हैं किधर बच्चे, सक्सेसिवली हायर इन एनर्जी, मतलब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स हाई एनर्जी लेवल। मतलब सबसे पहले किसको फिल करेंगे, लो एनर्जी लेवल को, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। ठीक है। और बच्चे हमारे पास जब हम उनको इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की फॉर्म में जब सब शेल को फिल करते हैं तो उनका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर नहीं होता। आर्गॉन के बाद, आर्गॉन नोबल जो गैस है उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि एस के बाद ही पी आएगा और पी के बाद डी आएगा। ये जो इनका जो रेगुलर जो पैटर्न है ये उस वक्त फॉलो नहीं होता। अभी हम देखेंगे भी, ज़रूरी नहीं है कि एस के बाद पी आए, पी के बाद डी आए, डी के बाद एफ आए, तो ऐसा नहीं होता। हम देखेंगे यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनके अकॉर्डिंग हमने उनको इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से ऑर्डर के लिहाज से उनको फिल करना है। मीन सबसे पहले उसको फिल करेंगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। तो बच्चे देखें ये हमारे पास देखें हमने कहा था अगर n इज इक्वल टू 1 मीन फर्स्ट शेल, तो बच्चे फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल भी कितने होते हैं, एक। सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल, तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल और चौथे शेल के अंदर 4 सब शेल। अब इनको बच्चे हमने फिल कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें एरो के साइन नज़र आ रहे हैं। तो अब ये एरो का साइन हमने क्यों ऐसे बनाए हैं इसकी पहले हम रीज़न पढ़ते हैं। क्यों सबसे पहले, अच्छा हमने ये बात तो कर ली कि सबसे पहले हम उसको फिल करेंगे जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। मीन सबसे पहले हम फिल करेंगे 1s को, फिर 2s को, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d और फिर 4, 5। ऐसा क्यों करते हैं इसके अब रीज़न हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बच्चे इसमें कुछ हम पहले 2 पॉइंट क्लियर करते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी भी बता दिया इसी लेक्चर के अंदर भी कि जो भी ऑर्बिटल होगा ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर हमने एक शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना तो उसका फार्मूला आपको बताया था 2n²। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती हैं, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं। उस शेल की n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। के शेल की बात करूँगा बच्चे उसमें 2 आएंगे, एल शेल की बात करूँगा उसमें 8 आएंगे, एम शेल की बात करूँगा उसके अंदर 18 आएंगे और एन शेल की बात करूँगा तो उसमें बच्चे 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मीन हम ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल ये हम इस 2n² फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको ये बताया था कि अगर एक शेल के अंदर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला जस्ट क्या होता है, n²। एक शेल के अंदर नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला क्या था, n² था। अब यहाँ पे हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उन सब शेल को फिल करना है। हमने ये बस ये तो कह दिया कि उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की बेस पर करना है। तो फर्दर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे पहले इसमें हमारे पास आता है ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल। तो बच्चे देखें इन सबसे पहले जो बच्चे सब शेल होते हैं, सब शेल। अब ये जो फर्स्ट हम जो बच्चे रूल पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर हम जब डिस्कस करेंगे तो बच्चे वो एप्लीकेबल है फॉर द सब शेल। तो सब शेल को हमने किस बेस पर उनको फिल करना है बच्चे, उसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, क्या बोलते हैं, n+l रूल। n+l। अब यहाँ पर बच्चे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, और l हमारे पास क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू। इस n+ रूल के अकॉर्डिंग हमने सब शेल को के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो बच्चे इस रूल के अकॉर्डिंग हम उन सब शेल को कैसे फिल करेंगे, दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले उसको फिल करेंगे जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम होगी।
जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम, पहले उसको फिल करेंगे, फिर जिसकी उससे ज़्यादा n+l की वैल्यू, फिर उसको फिल करेंगे, फिर उसको फिल करेंगे और फिर उसको फिल करेंगे। मतलब इंक्रीजिंग n+l की वैल्यू में हम जाना है, मीन सबसे पहले उस सब शेल को फिल करेंगे जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम होगी। अब अगर हमें यहाँ पर बच्चे बात करूँ कि हमारे पास अब अभी आप कैलकुलेट भी हम करते हैं, और यहाँ पर एक हम और भी चीज़ देखते हैं। देखें, अब मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया 3p, और बच्चे साथ में बात करता हूँ 4s की। अब इसकी ज़रा अब n+l की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे n, अब देखिए 3p है तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? s के लिए 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये l की वैल्यू बता रहा हूँ। तो मतलब p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 + 1 आंसर कितना आ गया 4। 3p का आंसर क्या आ गया 4। अब आ जाए 4s पे, तो बच्चे 4s, तो इसकी n की वैल्यू कितनी है 4, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 4 + 0 फिर अगेन आंसर 4 आ गया। अब हमने तो कहा था कि हमने उनको इंक्रीजिंग n+l की वैल्यू के बेस पे अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया कि 3p की वैल्यू भी 4 आ रही है, 4s की वैल्यू भी 4 आ रही है, तो मीन इन दोनों का जो n+l की जो वैल्यू वो सेम आ रही है। तो अब हमने इन दोनों में से किसको पहले फिल करना है? तो बच्चे याद रखना, अगर किसी भी दो सब शेल की n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो पहले हम उसको फिल करेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर n+l उसकी वैल्यू सेम आ जाए दो सब शेल के लिए, तो उस पहले उस सब शेल को फिल करेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो बच्चे इसमें अगर मैं देखूँ तो n की वैल्यू कितनी है 3, 4s में देखूँ तो n की वैल्यू कितनी है 4, तो मीन में पहले किसको फिल करूँगा 3p को फिल करूँगा। ये बच्चे अगेन बच्चे वही लिखा हुआ है, अगर n+l की वैल्यू सेम होगी तो पहले हम किसको फिल करेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हम देखेंगे, जो हमारे पास ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है, आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब इसको बच्चे नंबरिंग कैसे देनी, आपने याद रखना कि जो s है इसको हमने 1 से स्टार्ट करना, मीन 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। जहाँ पे p होगा, p पहला p सब शेल, उसके लिए बच्चे हमने वैल्यू, उसके लिए n की वैल्यू लिखनी है 2, क्योंकि पहले शेल के अंदर तो p सब शेल नहीं होता। स्टार्ट कहाँ से होता है, सेकंड शेल से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2p, फिर उसके बाद बच्चे ये 3p, और उसके बाद हमारे पास ये 4p, 5p और 6p। इस तरह मैं अगर बच्चे d की बात करूँगा तो जो d है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। पहले दो सब शेल के अंदर d की वैल्यू, d सब शेल नहीं होता है, पहले दोनों शेल के अंदर थर्ड शेल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से d के साथ क्या लिखूँगा 3d, बच्चे 4d और यहाँ पर 5d। इस तरह अगर मैं बात करूँगा बच्चे f सब शेल की, तो बच्चे f सब शेल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है। तो मतलब इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी। मीन s के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, p के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, d के लिए कितनी है 3 और f के लिए कितनी मिनिमम वैल्यू बच्चे वो 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है बच्चे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। और ये जो मैंने अभी ये जो मैंने इनका ये जो ऑर्डर बनाया है, ये ऑर्डर किस बेस पर बनाया है, अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। सबसे पहले मैंने 1s को क्यों लिखा, क्योंकि इसकी एनर्जी इसकी n+l की वैल्यू सबसे कम, इसका एनर्जी लेवल सबसे कम। मैंने बच्चे 3d से पहले 4s को क्यों लिखा है, क्योंकि 4s की वैल्यू कितनी आती है बच्चे, वो 4 आती है, और 3d की कितनी आती है, वो 5 आती है। तो इस वजह से पहले किसको फिल करेंगे 4s को, और फिर फिल करेंगे 3d को। तो मतलब ये उनका जो मैंने ऑर्डर लिखा किस बेस पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू n+l रूल। बच्चे अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ऑफबा प्रिंसिपल की बात करें, तो बच्चे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो ऑफबा है ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बल्कि हमारे पास जो ऑफबा बच्चे है ये एक जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग अप। कि मतलब हमने डिफरेंट रूल को यूज़ करके जो इलेक्ट्रॉन जो बच्चे एटम्स हैं उनके अंदर उनकी इलेक्ट्रॉन को अरेंज करवाना है सब शेल के अंदर, मतलब उनकी अरेंजमेंट करवानी है, उसको कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप भी बोलते हैं। तो इस वजह से हम ऑफबा प्रिंसिपल को बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसका अदर नेम है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। और ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। अब बच्चे ऑफबा प्रिंसिपल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड इन एनर्जी सब शेल
इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। बच्चे अगेन वही बात आ गई कि सबसे पहले किसको फिल करेंगे, जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। और इसमें बच्चे हमारे पास वही आपको मैंने बता दिया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, इसलिए फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। इसके अकॉर्डिंग हम जो बच्चे हैं सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम देखें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास क्या है। तो बच्चे इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी देखते हैं। इसकी बच्चे स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द टू इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ अ पोली इलेक्ट्रॉन एटम टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल पोली इलेक्ट्रॉन मीन ये हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन से बाकी जितने भी दूसरे एटम हैं उनको पोली इलेक्ट्रॉन एटम बोलते हैं। अब उनके अगर सेम ऑर्बिटल के अंदर बच्चे देखें हमारे पास ये ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो अब पहली लाइन का मतलब ये है कि उस ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेम ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, जो रहते हैं बच्चे, वो इस तरह अपने आप को अरेंज करेंगे कि उनकी दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। अब एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ना ये 3s था, उसके ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए बात करता हूँ। तो बच्चे इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। इसके लिए l की वैल्यू कितनी है, चूँकि s है तो 0, m की वैल्यू s है तो m की वैल्यू भी 0, और अब रह जाता है n। अब देखें अब ये डाउन है, तो बच्चे याद रखना कि जब हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉन की मोशन हमने कहा था ना, या वो क्लॉकवाइज होगी या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, या वो अप होगी या वो डाउन होगी। तो अगर उसकी बच्चे मोशन डाउनवर्ड हो तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए हमने कहा था कि हम जो वैल्यू लेते हैं आई थिंक वो -1/2 लेते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे के ऊपर। तो बच्चे इसके देखिए, इसकी n की वैल्यू भी 3 आएगी, इसकी l की वैल्यू भी 0 आएगी, m की वैल्यू भी 0 आएगी, लेकिन इसकी जो चूँकि मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/2। तो मीन इन्होंने अपने आप को इस तरह अरेंज करना है कि इनकी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती। देखें पहले तीनों की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन चौथे स्पिन की वैल्यू वो कभी भी सेम नहीं आएगी। और बच्चे आगे वो ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऐसे अपोजिट होनी चाहिए। बच्चे याद रखना, अगर इनकी स्पिन ऐसे सेम होगी ना, ऐसे सेम होगी, तो फिर इनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों ऐसे डिसाइड करेंगे फिर भी इनकी जो चारों जो क्वांटम नंबर की वैल्यू हैं वो सेम हो जाएंगी, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने अपने आप को अपोजिट स्पिन के साथ अरेंज करना है। जब अपोजिट स्पिन के साथ अरेंज करेंगे तो फिर इनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर पहले 3 की हो भी गई तो स्पिन की वैल्यू कभी भी बच्चे वो सेम नहीं होगी। और लास्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है होर्न्स रूल। होर्न्स रूल के अंदर सबसे पहले हम बच्चे देखते हैं कि डी जनरेट ऑर्बिटल हमने कहा था कि इनको कहते हैं कि जिनका एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है। जैसे पी एक्स की बात करूँ, पी वाई की बात करूँ और बच्चे पी जी की बात करूं। अब ये तीनों डी जनरेट ऑर्बिटल है। मैग्नेटिक फील्ड की अब सेंस में इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। अब ये देखें, अब हमें पता है कि इन तीनों के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो होर्न्स रूल बच्चे ये कहता है कि अगर हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हों, तो सबसे पहले हमने उनको हाफ फील्ड करना है और फिर उसके बाद हमने उनको कंप्लीटली फील्ड करना है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और फिर बाद में उनके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। और वो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तीनों के अंदर पहले उनको जब हाफ फिल करना है, जब तीनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो उसकी बच्चे स्पिन भी क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे मैंने देखो तीनों की स्पिन क्या बनाई है, सेम। अगर मैं ऐसे बना देता पहले की अपवर्ड, दूसरे कैसे डाउनवर्ड बना देता, तो बच्चे ये अरेंजमेंट क्या है, ये गलत है। तो होर्न्स रूल क्या कहता है कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, उनकी एनर्जी सेम हो, तो पहले उनको हाफ फिल करना है, उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, उसकी स्पिन सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा। अब बच्चे जल्दी देख लेते हैं कार्बन 1s2 2s2। अब इसके बच्चे बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 2। तो पी एक्स पी वाई पी जी हैं, तीनों डी जनरेट हैं। तो पहले पी एक्स को हाफ फिल करेंगे, फिर पी वाई को भी हाफ फिल करेंगे। हम ऐसा नहीं करना कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाकर पी एक्स में रख देना, नहीं, हम जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले उनको डी जनरेट वालों को पहले हाफ फिल करेंगे, फिर उनको
कम्प्लीटली फिल्ड करेंगे। और बच्चे ये जो टेबल बना हुआ है ये वही n+l रूल के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। मीन के जो हमारे पास जो 1s है उसकी n+l की वैल्यू कितनी आती है 1, 2s की 2, ये कैसे आती हैं? तो बच्चे सेम है, बस n+l की वैल्यू ऐड आपको बस ये बताना चाहिए कि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, p के लिए कितनी होती है 1, d के लिए कितनी होती है 2 और f के लिए कितनी होती है 3। तो n के अंदर l की वैल्यू हम बच्चे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारे पास n+l की वैल्यू आ जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको हमने कहा था कि इंक्रीजिंग उनकी जो वैल्यू उसके बेस पर हमने अरेंज करना है। अगर दो वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर हम पहले उसको फिल करेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।